आवाज यार बहुत कम आती है उसमें, तो एकदम आवाज ही नहीं आती। इसकी क्या सेटिंग बिगड़ गई है? इतना तेज बोलता हूँ फिर भी आवाज नहीं जाती। या तो उसको बुलाओ। अब इसमें बहुत तेज हो गई। हेलो, 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 कम करो। हेलो। ठीक है, आज इसका ये काम ठीक कराओ, ये इसमें जो जो वॉइस वाला है पानी। तुलसीदास पे जो प्रश्न आया था लोक मंगल का आया था, आप लोगों ने देखा ही, लोक मंगल का प्रश्न था। सूरदास से भी प्रश्न था, जो बताया था वही। फिर जायसी पे भी प्रश्न था, जो बताया था वही। आप एक चीज समझिए कि जो मेंस में जितनी बातें बताई जाएंगी वो प्रश्न के रूप में आपको दिखती हुई आएंगी हर साल। कुछ बदलने वाला नहीं है, यही हिंदी साहित्य की खासियत है। कोई विषय धोखा दे सकता है, हिंदी साहित्य आपको धोखा नहीं दे सकता। कोई इसमें बदलाव ही नहीं है। अवधि तैयार करिए, ब्रजभाषा तैयार करिए, आ गया प्रश्न, उतार आइए 6 पॉइंट, काम हो गया, नंबर मिल गया। लेकिन इसके लिए अभी मैं आपको भाषा विज्ञान में 50 क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं अंकुर के, मैं आपको अभी दिखा दूं, उसमें से पूरे क्वेश्चन रिपीट हुए, कहीं कुछ नहीं बाहर। फर्स्ट पेपर का पहला हिस्सा बार बार वही आता है, क्योंकि कुछ और आ ही नहीं सकता ना। क्या आएगा? आपके पास उतनी ही गेंद हैं जो लाल, पीली, नीली, हरी, उन्हीं को आपको देना है। एक बार कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी, तैयार कर लीजिए। इसीलिए इसमें नंबर अच्छे आते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस विषय के साथ कितना न्याय करते हैं। सत्यजीत, क्या स्थिति है आपकी? कल से आप जो जल्दी में चले गए, आरएएस वाला, अच्छा चलिए ठीक है, क्लास के बाद आज मुलाकात करेंगे आपसे। तो पेपर आपने अपना देखा, जो ग्रुप में भी डाल दिया था इन्होंने, देखा था? अच्छा, कल देखा था, ठीक है। कवितावली के उत्तरकांड पर भी एक प्रश्न था, कवितावली के उत्तरकांड पर भी प्रश्न था, ठीक है। तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ, आसान तो देखो सबके लिए ही होता है, बस उसमें कितने अच्छे तरीके से लिखा गया आंसर, उस पर बात बनती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से आंसर को लिखा है, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। इसके पहले भी एक बार मुझे लगता है कि मैंने किसी क्लास में बताया था, ठीक है, एक बार फिर बता देंगे। टिप्पणी करने में क्या होता है, कमेंट करिए जो आपको समझ में आता है। आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब क्या है? पक्ष विपक्ष और उसका जो आखिरी में निष्कर्ष आपको समझ में आ रहा है। आलोचना का मतलब ये होता ही नहीं है कि पूरी तरह से आलोचना करनी है। आलोचना में उसका विपक्ष तो आएगा ही आएगा, पक्ष भी आएगा। मूल्यांकन में अगर आप आलोचना की बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो रहता है। मतलब 60-40 का रेशियो ये है कि 60% अगर आलोचना हो रही होगी तो 40% उसकी जो अच्छी बातें उसको भी रखना है, उसके बाद एक निष्कर्ष देना है। समीक्षा में क्या होता है कि आप, जैसे आपसे मैं कहूं कि इस कार्य की समीक्षा करें, जैसे आप किसी को चेक करने गए एज ए अधिकारी, आप उसके कार्यों की समीक्षा करें, आपने उसके पूरे कार्य देखे, क्या क्या उसने किया, फिर आप उसकी समीक्षा लिखते हैं। मतलब अगर आप बिहारी की समीक्षा कर रहे हैं तो उसकी हर पक्ष को देखने के बाद एक अपनी बात आप रखेंगे, उसको कहते हैं समीक्षा। मूल्यांकन 50-50% होता है, जो 50% पक्ष और 50% विपक्ष, फिर मूल्यांकन होता है।
कमेंट करना तो जानते ही हैं कि टिप्पणी करने में सीधी सी बात है, टिप्पणी करने में बहुत ज्यादा जो पक्ष विपक्ष की बात नहीं, सीधे टिप्पणी करना है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और एक बार कहोगे तो लिखवा भी दूंगा कि किस में क्या करते हैं, वो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रश्न देखते देखते आइडिया हो जाएगा किस पे क्या होता है, किस पे क्या नहीं होता। ठीक है, तो कल आप लोगों ने पूरी बात समझ लिया था और सुंदरकांड को भी समझ लिया था। ठीक है, आज क्या करना है, आज हमको बात करना है बिहारी। तो बिहारी कौन है, बिहारी कौन है? ये रीतिकाल के कवि हैं और जो बिहारी दास हैं, ये बिहारी दास, और इनकी रचना है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? हाँ, बिहारी सतसई। ये श्रृंगार के कवि माने जाते हैं मुख्यतः। जैसे श्रृंगार का नाम सुनिए, एक प्रश्न आया इस बार यूपीएससी में कि जो बिहारी के प्रेम में, देखिए आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इनके जो प्रेम में वो प्रेम दिखता नहीं है ना। मतलब जो बिहारी हैं उनका प्रेम छिछला किस्म का जो प्रेम होता है ना, हल्के किस्म का, वही वाला प्रेम है इनका। क्यों? अगर आप देखें तो इनके प्रेम में वो बात नहीं दिखती है जो होनी चाहिए। क्या दिखता है? एक प्रश्न आया है यूपीएससी में, आप देखिए, क्या बिहारी की, हाँ, जो बिहारी की कविता सिंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। क्या है? जो बिहारी की कविता, बिहारी की कविता जो सिंगार प्रधान, ऐसे कर दो, सिंगार प्रधान है किंतु वह प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचती, स्पष्ट करें क्या मतलब है इसका। प्रेम की उच्च भूमि क्या है, हाइट क्या है प्रेम की? जहां कुछ लेना ना हो, देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, पाना जाकर झूरों का, अड़गड़ मत है पूरों का। बड़ा देव गद्दी पर बैठा, तब क्या झुकना झूरों का। प्रेम में कुछ देना मतलब कुछ लेना नहीं है, हाँ सब कुछ दे देना है। देखिए दौड़ते हुए आ रहे, सब कुछ दे देना है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली बहुत साकरी है, पतली गली है, उसमें एक बार आप गए तो फिर वापसी नहीं है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। वली को कहे अगर एक वचन, रकीबों के दिल पर कटारी लगे। तो यहां पर यही बात है कि जो बिहारी दास है, इनकी कविताओं में श्रृंगार है। मतलब श्रृंगार मतलब देह मूलक प्रेम, भोग मूलक प्रेम। भोग मूलक प्रेम बहुत हल्के किस्म का प्रेम है, आरंभिक अवस्था में वही होता है, लेकिन उस प्रेम में बहुत लंबा समय बीत नहीं सकता। और थोड़े समय का प्रेम है, उसके बाद उच्चाटन हो जाता है, चाहे नायक हो या नायिका, बहुत समय तक वो प्रेम नहीं चल सकता। और जो बिहारी दास हैं, उनकी कविताओं को अगर आप देखें तो वो श्रृंगार के ही कवि हैं। मतलब श्रृंगार मतलब सौंदर्य। अगर इस तरह का प्रेम है कि अगर किसी के सौंदर्य पर हो गया, मानो
लोग कहते हैं कि पहली बार देखते ही प्रेम हो गया किसी से, उस प्रेम में खतरा बहुत है, और बिहारी को वैसा प्रेम खूब होता है। वास्तविक प्रेम क्या है? समय लगेगा, जैसे गोपियों का हुआ, जैसे राधा का हुआ, जैसे अन्य लोगों का, मतलब अगर आप कहें जो अच्छे प्रेम में आता है। हल्का प्रेम क्या है कि बस से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, अगर किसी ने किसी को देखा तो प्रेम हो गया, फिर पीछे पीछे दौड़ गया, यानी प्रेम हो गया है हमको। कुछ प्रेम नहीं है। हाँ, वो रत्न सेन नहीं, रत्न सेन का प्रेम फिर भी अच्छा है, रत्न सेन वाले प्रेम से तुलना मत करो। ये आशिक मासूक जो निर्लज्ज टाइप के हैं, जो रोड पे घूमते हैं, उस टाइप वाला प्रेम है। नहीं कहते, आचार्य शुक्ल बड़ा नाराज कहते हैं, यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रेम नहीं है, यह विरह में जो डूबी हुई भारतीय महिला है उसकी प्रेम कहानी है। तो यहां समझिए कि श्रृंगार की कवि हैं, और श्रृंगार के कवि का मतलब क्या है? देह की भूमिका केंद्र में होगी, देह की भूमिका होगी यहां पर। आज भी आप दुनिया में देखेंगे 99% इसी पे लोग चल रहे हैं दुनिया में। नहीं, अब कोई कहे नहीं साहब हम ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। और अगर आप देखें तो रीति काल की मानसिकता क्या है? रीति काल में राजा है, उसका दरबार है, राजा के दरबार में दो ही चीज पे पैसा मिलता है, या तो कवि ऐसा लिखे कि राजा को मजा आ जाए, तो कवि लिखता क्या है? आज के समय में जो दो चीजें हैं जिस पे लोग खूब सुनना चाहते हैं, एक तो अगर आप किसी के सौंदर्य पक्ष की बात करें या सुंदरता की बात करें जो पुरुष के सामने किसी महिला की, दूसरी बात जो भक्ति की बात। दो चीज अफीम है, भक्ति और सौंदर्य। इसी पे दुनिया फिदा है, इसी पे मर रही है। या तो भक्ति करे, भक्ति वालों पे अगर आप देखिए खूब इतनी भीड़ हो रही है पंडालों में कि आप देख के आपका दिमाग उड़ जाएगा कि हर आदमी दुखी है, हर पंडाल भरा हुआ, कोई पंडाल खाली नहीं चल रहा। और अगर आप ऐसी जो प्रेम कहानी बना दीजिए, देखिए आज तक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में आप उठा लीजिए जो प्रेम कहानियों पर ही है, देखना क्या चाहते हैं? सब कहते हैं कि प्रेम खराब है, लेकिन देखना भी वही चाहते हैं। समाज जो देखता है वही साहित्य दिखाता है, वही फिल्में दिखाती, इसीलिए कहा भी जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। आप देखिए तो यहां क्या है? रीति काल का माहौल है जहां पर बिहारी लिख रहे हैं, और वो यही दिखाना चाहते हैं कि चमक धमक रहेगी तभी राजा कुछ सोने के सिक्के उड़ाएगा और बिहारी ले लेंगे उसको। पहले सिक्के उड़ाना भी अपने ऊपर ये आसान नहीं होता है। यहाँ पे लोग 10 रुपए किसी को नहीं देने वाले, वहां तो सोने का सिक्का उड़ाना है। अब राजा सोने का सिक्का उसी समय उड़ाएगा जब उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं ठीक है। अब क्या करते हैं बिहारी? यही जो अगर आप यही कारण है, इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो बिहारी बार बार अपनी कविताओं में ऐसे उपमान लेकर आते हैं, ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिससे नायिका के बारे में राजा के हृदय में एक अद्भुत प्रेरणा पैदा होती है कि ऐसी भी नायिका हो सकती है। होती नहीं वैसी नायिका, लेकिन राजा को बिहारी ने महसूस करा दिया कि नहीं, नायिका ऐसी भी हो सकती है। और ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण रहे। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो हो न पाए उसके बाद भी हो गया हो। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जो लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की अभी पूंछ में आग जो लगी भी नहीं थी, लेकिन पूरी लंका जल गई। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति और क्या है? राजा जब हमारे चलते हैं ना, धरती मही डोले, धरती डोलने लगती है। फिर क्या होता है? तलवार निकालते हैं, बिजली चमकने लगती है साहब। अगर राजा ने मुस्कुरा दिया तो लगता है कि इंद्र मुस्कुरा रहा है। अब राजा को इससे अच्छा क्या चाहिए? आप ये बताइए। राजा दुखी, आम जनता दुखी, सब दुखी हैं। जो राजा को दुख किस बात का? महाराजा सुखी है। जो महाराजा उसको किस बात का जो दुख है? उसको यही इंद्र का राज्य तो हमसे बड़ा है साहब। सब दुखी है इस दुनिया में, राजा दुखी, महाराजा दुखी,
और जो उनसे भी ऊपर है वो भी दुखी, क्योंकि मुझसे अधिक सुख भारी है इंद्र को, मैं इंद्र क्यों न बन जाऊं। इसीलिए भारत के राजाओं ने इंद्र बनने का भी सपना देख लिया कि मैं इंद्र बनूंगा। राजा नहुष इंद्र बनने के लिए चले गए। अब विश्वामित्र के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए। तो ये समस्या है। अब क्या कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा नायिका के जो शरीर को ऐसा जो बिहारी दिखाते हैं, चमकता दमकता, जो सोने जैसा चमक रहा है, चांदी जैसा चमक रहा है, यही इनका वर्णन है। कहते हैं कि नायिका ऐसी है कि वहां पर आपको दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं, इतनी रोशनी पहले से ही हो रही है। अब राजा सोचिए, राजा क्या स्थिति होगी। एक इनका उदाहरण है, अंग अंग नग जगमती। अंग अंग नग जगमती मतलब जो नायिका है उसके पूरे अंग अंग पे नग है, मोती है, और उसका प्रकाश हो रहा। अंग अंग नग जगमती, प्रकाश आ रहा है। दीप शिखासी देह, जैसे ये हो कि जो दीप शिखा, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, ऐसी देह है। फिर कहते हैं बिहारी ये ऊपर चढ़ा दिया राजा को। अब राजा एकदम सोच रहे हैं, अंग अंग नग जगमती दीप शिखासी देह। फिर कहता है कवि कि दिया बुझा दो, दिया बुझा दो जो बड़ी उजेरी गेह। अगर आप वहां पर राजा जी जो दिया भी बुझा दोगी तो अपने आप प्रकाश फैल जाएगा। ये स्थिति है नायिका की। राजा ने कहा भाई ऐसी नायिका आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, राज्य के जो दीपक का खर्च जो है वो कम हो जाएगा। ऐसी दो चार नायिकाएं आ जाए तो क्या दीपक जलाने में भी तो तेल लगता ही होगा। अब बताइए राजा को मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो बिहारी ऐसे ही व्यक्ति हैं, जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और क्या है, अब एक चूड़ी तो राजा को चढ़ा दिया, राजा खुश। राजा ने कहा जाम लाओ, जाम आया, एक जाम और, अगली चूड़ी चढ़ाया। कहा आगे सुनिए राजा जी। कहते हैं कि उस घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा रहती है, जहां वो नायिका रहती है वहां उसी जगह नहीं उसके आसपास प्रकाश फैला रहता है। और लोग ये देखकर एहसास करते हैं कि ज्योतिष की गणना उसी के आधार पर होती कि पूर्णिमा है, इतना प्रकाश है, उसी आधार पर ज्योतिष की गणना करते हैं लोग नायिका के आधार पर। उसके रहने से ज्योतिष के सारे नियम बदल जाते हैं। सुनिए, पतरा तिथि ही पाइये वाघर चहुके पास। अगर आपको पतरा देखना है, लोग शादी विवाह करते हैं, पतरा देखते हैं, लगन कुंडली मिलाते हैं, चंद्र कुंडली मिलाते हैं, सूर्य कुंडली मिलाते हैं, ये कुंडली वो कुंडली, और इसके बाद कहते हैं कि अब विवाह। तो यहां पर कवि कहता है पतरा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित्य प्रीति पूनई होई आनन ओप उजास। मतलब उसके घर के आसपास इतना प्रकाश रहता है कि जिसको पतरा भी देखना है वो भी वहीं जाता है। बताइए नायिका है कि महानायिका है कि क्या है। और फिर बिहारी की भी जो कल्पना सोचिए आप कि बिहारी किस स्तर पे पहुंचे हुए हैं। आप देखिएगा कि जो सबसे बड़ी बात है, जो बिहारी जिसलिए उनका इतना नाम है, रस पैदा करते हैं। उनकी जो कविताएं हैं उसमें रस है, रस की निष्पत्ति कर देते हैं। राजा को भी अच्छा लगता है, जो अभी आप सुने तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई ऐसी भी कोई नायिका हो सकती है और ऐसा भी कोई वर्णन हो सकता है। अनुभव क्या है, अनुभव के कवि माने जाते हैं बिहारी। अनुभव का मतलब क्या है, जो मन में भाव आपके पैदा करते हैं। मन में भाव पैदा करने वाला व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति तो होगा नहीं। मन में भाव पैदा हो जाए और मन के जो भाव हैं उसको जो व्यक्ति अपनी कविताओं में सामने रख दे, उसमें सबसे बड़े कवि हैं बिहारी। जो हमारे मन के भीतर चलता था उसको उन्होंने अपनी कविताओं में रख दिया है। इसके अलावा हर तरह की उसमें, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो मन की भावनाएं हमारे कैसे कैसे व्यक्त होती हैं। एक तो होता है शारीरिक चेष्टा। कैसे होता है शारीरिक चेष्टा, कोई किसी को इशारा करे
ये हो सकता है मन के भाव व्यक्त करने का तरीका, हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरा बोलकर, बोलकर, इसको कहते हैं वाचिक, वाचिक चेष्टा। तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर आप कहें किसी के वेशभूषा को देखकर, मतलब अगर आप ये कहें कि वेशभूषा, कहें कि आज ये कपड़ा पहन के आ जाना, नीला कपड़ा, हो गई बात, उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वेशभूषा से ही तय हो गया। तीन प्रकार की चेष्टाएं, एक जो शारीरिक चेष्टा, दूसरा बोलकर, तीसरा वेशभूषा। बिहारी ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं कि इन तीनों ही चेष्टाओं का अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? जो दूसरे प्रकार का अनुभव होता है सात्विक अनुभव। जो सात्विक अनुभव क्या होता है? जहां किसी नायक को देखकर, सात्विक अनुभव। अनुभव के ये भी तीन तरीके हैं, एक तरीका ये भी है जो सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव में होता क्या है कि जब अभिनेता या जो नायक किसी चरित्र के बारे में सुने और सुनते सुनते खो जाए, जैसे आपको कोई बताए कि जो फला जगह एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसी नायिका है, आप सुनते सुनते ही आपको ये लगे कि नहीं वहां जाना चाहिए, ये जब भाव होता है और ये रहे कि अब हमें उसके पास ही पहुंचना है, तो उसको कहते हैं सात्विक अनुभव। वहां पर व्यक्ति जो मिलना चाहता है, और अगर आप देखें ऐसे जब अनुभव पैदा होते हैं कि आपको सूचना मिल जाए कि वहां ऐसा है, ऐसा उदाहरण कौन है, कोई आपको याद आ रहा है? रत्नसेन। रत्नसेन को पता चला कि पद्मावती रहती है, पहले तो सुनते ही तोते से बेहोश हो गया, मूर्छा। होश में आया, कहा तोता सही बोल रहे हो? कि बिल्कुल सही राजा जी, बिल्कुल सही है ये बात। आप यहां पे नागमती को देख रहे हैं, वहां पे तो जो काम करने वाली है वो नागमती से सुंदर है। अब राजा की स्थिति आप सोचिए, वो भी राजस्थान का राजा, चित्तौड़ का राजा है वो, जहां वैसे ही सूखा पड़ा हुआ है। और उसने कहा कि नहीं सही बात कह रहे हो? कि हाँ सही है, बिल्कुल सही है। फिर कांपने लगा, कंप होगा, अश्रु बहेंगे, ये सब होगा। क्या क्या होगा सात्विक अनुभव में? एक तो मूर्छा होगी, रोएगा और कंपित होगा। देखिए कैसे कह रहे हैं, जड़ हो जाएगा। जड़ मतलब ऐसे खड़े चुप, कुछ नहीं है, ना कोई आपके शरीर में हलचल ना हो, नहीं, लोग हो जाते हैं जड़। ये सारी चीजें आती हैं सात्विक अनुभव में। अगर आप देखेंगे तो ये आपको बिहारी की कविताओं में सब कुछ दिखेगा। अनुभव ये वाले बहुत दिखेंगे, शारीरिक चेष्टा, जो बोलेगी नायिका या नहीं भी बोलेगी, आंखों से ही बात कर लेगी। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहां ये देखिए, बोला कुछ नहीं लेकिन नैनों से बात हो गई। ये है बिहारी। आज के समय जो फिल्मी दुनिया में जो लोग एकदम जो रीतिकालीन मानसिकता से लिखते हैं, उनके गानों में आपको यही भाव मिलेगा। अभी बहुत सारे गाने ऐसे, हनी सिंह के गाने आप देखेंगे तो इसी मानसिकता पर चलते हैं। ऐसी मानसिकता है इनमें, इसी तरह की बात, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, दरबारी माहौल है। दरबारी माहौल में अगर आप बहुत ये कहेंगे कि राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, ऊपर वाले के पास भी जाना है, तो राजा कहेगा ऐसा है कि तुम जाके अकेले करो जो करना है तुमको, हमें मत समझाओ। हाँ तो दरबार लगा हुआ है, सजा हुआ दरबार, नृत्य चल रहा है बढ़िया। आज भी आप देखिए ना,
जहां व्यवस्था है वहीं समस्या है, जहां अभाव है वहां पे तो कुछ भी नहीं है, जहां प्रभाव है दुनिया में सब कुछ वहीं चल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें वहीं खींच के चली आती हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, नहीं करता गुरुत्वाकर्षण बल काम? आप आ जाइए व्यवस्था में, आपको पता चलेगा काम करता है कि नहीं करता। अभी तो आप व्यवस्था से बाहर घूम रहे हैं, जिस दिन व्यवस्था के अंदर आएंगे आप भी उसी कुर्सी पे बैठ जाएंगी जगह, फिर आने दीजिए जो आ रहा है। ये बात यहां कही जा रही है। जो दरबार है उस माहौल के भीतर चमत्कार पैदा करना है। चमत्कार पैदा हो सकता है दो तरीके से। एक तरीका है कि किसी नायिका के बारे में राजा को समझाया जाए, और अधिकतर युद्ध रीति काल में, या आप कहें जो मध्यकाल है उसमें जो लड़े गए हैं, उसमें दो चीजों के लिए मुख्यतः युद्ध लड़े गए हैं। एक तो विवाह और दूसरा जमीन। विवाह का भी मतलब क्या है? या तो प्रेम है तो ठीक, आप जानते हैं महिला को किस तरीके से देखा गया है, वस्तु के रूप में, और उसमें यह है कि जितनी वस्तु हमारे पास अधिक हो उतना ही अच्छा है। भाई राजा की मानसिकता तो यही है, अगर अच्छी चीज है तो हमारे पास होनी चाहिए, और किसी के पास क्यों रहे। इसीलिए आदिकाल की मानसिकता क्या है? जाकर कन्या सुंदर देखी, तापर जाए धरी तलवार। इसीलिए आप राजपूताना में देखेंगे, जैसे लड़कियों का जन्म होता है वैसे ही मारने का प्रयास, मार दो, क्योंकि प्रतिष्ठा इसी से जुड़ी है, ये रहेगी बड़ी हो जाएगी तो बड़ी समस्या, आगे युद्ध भी हो जाएंगे। तो समाज की स्थिति समझिए, और उसी स्थिति के अनुसार आपको बिहारी को भी समझना पड़ेगा। आप देखें, क्योंकि दरबार में जो रसिक होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता सुनने का। जो सुनने वाले होते हैं दरबारी, जैसा राजा वैसा मंत्री, नहीं वैसा ही संतरी, वैसा ही दरबान, वहां धैर्य नहीं है, वहां चाहिए तुरंत वाहवाही। तुरंत वाहवाही कैसी होगी? ऐसी कविता जहां सुनते ही एक लाइन आदमी मदहोश हो जाए। ये है बिहारी का दबाव, जो उनके ऊपर दबाव है। और क्या चाहिए? अधिक बोलने का अवसर ही नहीं है राजा के सामने, कम शब्दों में अधिक धारदार बोलना है, कम शब्दों में मुक्तक बोलना है। जो बड़ी बड़ी आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है कि वहां रामचरितमानस सुना रहे बैठ के, हम कथा सुनाए, नहीं सुनेगा वहां, क्या यार दूसरा केस लो, तो मुक्तक। तो बिहारी क्या सुनाएंगे? मुक्तक, छोटे छोटे पद जिसमें राजा को मजा है, फिर कहेगा राजा एक और सुनाओ, एक और सुना दो, फिर सुना दिया एक और, क्या कोई और भी है क्या, एक और सुनाओ। उसके बाद धीरज बोल दे यार इसको 2-10 सिक्का पहले सोने का। अब बिहारी खुश, लगे नाचने, क्या एक और है राजा जी। बिहारी मतलब अद्भुत व्यक्ति है, मतलब इनके छोटे छोटे दोहे हैं, छोटे छोटे पद हैं, उन्हीं छोटे छोटे पदों में इन्होंने राजा को खूब आनंदित किया है। और जो राजा आनंदित हुआ, फ्री में आनंदित होने वाले दरबारी हैं, जो फ्री में आनंदित होते हैं, देना लेना कुछ नहीं, आनंदित होने के लिए बैठे हैं दरबार में। चूंकि अब राजा के, अब आप समझिए, राजा किसी सूचना वाले नहीं पद को सुनना चाहता है जिसमें इंफॉर्मेशन हो, ये सब नहीं सुनना है उसको सुनना क्या है? राजा चाहता है सूचना उचना ना हो, सीधे कुछ ऐसी चीजें जो हैं आए सामने कि मुझे जो दिखे और मैं आनंदित हो जाऊं। एक पद सुनिए जो अभी मैंने आपको सुनाया, कहत नटत। क्या कह रही है नायिका? कहत, कह रहा होगा नायक, फिर नायिका क्या कह रही है? नटत, कुछ बोल नहीं रही है लेकिन इधर उधर कर रही है। रिझत, अब राजा सोच रहा है सब, फिर क्या हुआ, क्या बोला? रिझत, हाँ सर रिझत राजा जी, रीझ गई नायिका। फिर खिजत, फिर देखा उसने बहुत भीड़ है, थोड़ी नाराज हुई, खिंच गई। खिंचना क्या होता है? नाराज होना। फिर हाँ वही खिसियाना। फिर क्या है? मिलत, फिर मिलने का प्रयास हो रहा है। फिर नायिका खुश है, खिलत। फिर लज्जियात, लाज, लज्जा। फिर क्या हुआ? भरे भवन में, राजा जी पूरा भवन भरा है जैसे आप कर लेते हैं। अब राजा के लिए कोई दिक्कत ही नहीं,
भाई राजा के देखिए जितनी मर्यादा इस दुनिया में बनी है वो केवल लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बनी है। ना हायर क्लास में कोई मर्यादा है ना लोअर क्लास में मर्यादा है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया लोअर क्लास में कोई मर्यादा नहीं है। लोअर क्लास में कोई मर्यादा है क्या? जाके देखा किसी बस्ती में आपको पता चल जाएगा रात में इतनी पिटाई होती है पुरुषों की और जो महिलाएं पीटती हैं। एकदम हायर क्लास में जाओगे तो वहां भी पुरुष पिट रहा है, वहां भी महिला कुछ नहीं समझती, वो सिगरेट पी रही है तुम भी पी रहे हो, दोनों बराबर। आधी आधी संपत्ति बढ़ गई BMW वाली उसमें। क्यों हायर क्लास में कोई किसी को नहीं सुनता। आप शिक्षाविद है वो भी शिक्षाविद है, आप जेन्युइन प्रोफेसर वो भी जेन्युइन प्रोफेसर। आप जो करो आप अपना करो हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल क्लास है सब कुछ हो रहा है कि भैया शादी कहां करें क्या करें, उन्हीं को मारने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऊपर वाले तो कोई सुन ही नहीं रहा। आप समझिए जहां तक आप इस जो परिधि के बीच में हैं उसी जगह आपका समाज आपके ऊपर दबाव डालता है। हायर क्लास में कोई भी चीजें नहीं बच पाती और लोअर क्लास में भी नहीं हो पाता। कहां क्या हो रहा है आप देख लीजिए। जो बिल्कुल जो मजदूरी करने वाले लोग हैं आप वहां पे महिलाओं को जाके देखिए, वो बीड़ी भी पी रही हैं, वो गुटखा पान मसाला भी खा रही हैं। आप जाके देख तो लो बढ़िया एकदम अपना। उसके बाद वो भी मजदूरी करके आती है शाम को, पुरुष भी वो भी आ रहा है पी के, पीट दिया उसको, भागो यहां से। सारी मर्यादाएं बीच में। अब यहां समझिए हायर क्लास का राजा है, राजा ने पूछा क्या हुआ, कहा भरे भवन में वहां पर भी बात हो रही है नैनों से, जो ऐसे बात ही नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग भरे हुए हैं, आंखों से बात हो गई। राजा ने कहा वाह बिहारी वाह, क्या सुनाया है तुमने। ठीक, अब ये जो बिहारी के वर्णन है वो श्रृंगार वर्णन है, वो उसमें एक पूरा बिंब बनता है। सजीव लगता है कि कोई व्यक्ति छू के अपने आप ही बता रहा हो, ऐसे है बिहारी की कविताओं का असर। चूंकि अनुभाव का संबंध किससे है, नायक की चेष्टाओं से, नायक नायिका की जो चेष्टाएं हैं उनसे है। और अगर आप देखें तो जब आप ये देखते हैं तो अपने आप बिंब बनने लगते हैं, अपने आप बिंब बनने लगते हैं, क्योंकि आप सब एक नायक और नायिका है। ये बिहारी ये बात जानते थे कि राजा स्वयं नायक है। ये समझ के अगर कोई कविता कह रहा है मतलब आपकी मानसिकता को समझ लिया उस व्यक्ति ने। राजा किस बात पर खुश होगा ये बिहारी को पता है, और राजा खुश होगा इसी बात पर। अगर आप देखें तो जो बिंब बनाने में जितनी ज्यादा महारत इन बिहारी दास को मिली है उतनी और किसी को नहीं मिली। हर चीज का बिंब बना देंगे, बोलते ही बिंब बन जाएगा, लगेगा कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ठीक। और अगर आप देखें तो इनमें एक जगह आता है, इन्होंने कहा कि आज राजा जी मैं आपको भक्ति का कुछ सुनाऊंगा। राजा ने कहा हाँ यार बहुत ज्यादा तुमने ऐसा सुना दिया है कि कुछ मन नहीं लगता, आज भक्ति सुनाओ। कहे कृष्ण राधा सुनाओ क्या? हाँ क्या यार सुनने का मन तो नहीं, लेकिन सुनाओ, वैसे तुम अच्छे कवि, सुनाओ कृष्ण राधा पर। फिर सुनाया, सुनिए। बतरस लालच लाल की। किसकी? बतरस। क्या होता है बतरस? बातों का रस। बिहारी ने कहा राजा जी बतरस, कहे ये क्या होता है? कहे जो बातों में रस मिलता है उसको कहते हैं बतरस। कहे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। राधा और गोपिकाएं ने कहा कृष्ण तुम मुरली बजा बजा के अपने हमसे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो मीठी मीठी, वो नहीं करते हो, तुम मुरली बजाते रहते हो। इसलिए उनकी मुरली को चुरा लिया। क्या किया? चुरा लिया। क्यों चुराया? क्योंकि कृष्ण कुछ बोले, बिना बोले आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। इसलिए बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। फिर सौह करे, जो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे भौहुन हंसे, हंसते समय हमारी भौं भी ऐसी
लोग कहते हैं कि हर तरह से जब बिहारी लिख रहे हैं ना, तो बिहारी के लिखने का तरीका ऐसा है कि नायक स्वयं ही उतर जाएगा और जो नायिका है वो भी उतर आएगी। अपने आप आपको दिखने लगेगा कि नायक नायिका उतर के ही सारी बातें कर रहे हैं। दैन कहे नट जाए, मतलब यहां पर राधा और कृष्ण और जो गोपिकाएं हैं उनके बारे में वर्णन है। और मुरली को यहाँ पर चोरी कर लिया गया है। क्यों चुराया गया है? क्योंकि वो हंसी मजाक करें, कृष्ण बोलें और हंसी मजाक को अच्छा लगे थोड़ा, इसलिए मुरली को चुरा लिया गया। राजा ने कहा ये तो बड़ा अच्छा सुनाया, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, एक और सुनाए। कहे राजा कभी कभी आपने श्रृंगार सुना है, कभी कभी वियोग भी होता है। कहे हाँ यार ये तो होता ही है। कहते हैं कि जो नायिका है अगर वो वियोग में आ जाए, और कहते हैं कि अगर वो दुखी हो तो क्या स्थिति हो जाती है। इत आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, मतलब ऐसी नायिका की हालत हो गई है अपने नायक के वियोग में, एकदम कमजोर, इधर आती है फिर उधर चली जाती है। कैसे? हवा लग जाती है, थोड़ा हवा लगती है, क्योंकि कमजोर हो गई है। इत आवत उत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, 6 7 हाथ आगे बढ़ जाती है। हवा चलती है, थोड़ा आगे बढ़ जाती है, कमजोर हो गई है बहुत। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, हिंडोरे से जैसे ही हवा चलती है हमेशा आगे पीछे होती रहती है। क्या यार ऐसी भी नायिका होती है? इतना भी दुख हो जाता है नायिका को? क्या क्यों नहीं हो जाएगा राजा जी, होता ही है। अगर वास्तव में नायिका प्रेम करती है तो यही हालत होती है। तो बिहारी जो हैं इस तरह की कविता लिखते हैं श्रृंगार की। क्या समझ में आई? बोलिए। रस में है बिहारी पूरी तरह से। इसके अलावा अब बात करिए, एक बात आती है कि बिहारी की भक्ति भावना। तो भक्ति कैसी करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। भक्ति भी करेंगे, वहां भी शक्ति और रीति की बात ही होगी। तो जो बिहारी की भक्ति भावना, अब देखिए इनकी कविताओं में रह रहकर जो भक्ति आती है, क्यों आती होगी? इनको ये भी याद आता होगा यार इतनी ज्यादा मैं रीतिकालीन कविताएं कहता हूं, कहीं ऊपर जाके समस्या ना हो जाए, इसी बहाने कुछ थोड़ा सा भक्ति के भी पद लिख दूं कि अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो रहा होगा मेरे साथ तो वहां ऊपर जाने पर कुछ मदद मिल जाए ईश्वर की। तो भक्ति के भी कुछ पद लिखे। लेकिन भक्ति में ऐसा माना जाता है कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय से इनका जुड़ाव रहा है। किससे रहा है? राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे ये। राधा वल्लभ संप्रदाय से इनका जुड़ाव था। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो राधा वल्लभ संप्रदाय था इसके नाम से ही पता है यहां पर जो कृष्ण से अधिक महत्व राधा पर दिया जाएगा, राधा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आप जानते हैं इस समय अभी भी वर्तमान में देखिए राधा ही महत्वपूर्ण चल रही, कृष्ण पीछे छूट गए। नहीं, क्यों राधा राधा इतनी चर्चा है? माना यह जा रहा है कि राधा जो है वो मेन शक्ति है कृष्ण की। कृष्ण तो है ही, लेकिन राधा से ही मामला बन रहा है। राधे राधे श्याम मिला दे, तो कहते हैं राधा राधा तुम श्याम मिला सकती, और राधा स्वयं एक बार श्याम से बिछड़ी तो कभी मिल नहीं पाई। लोगों की बड़ी अच्छी आदत है, अदा भी है लोगों में। लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई किसी का खास है तो उस खास से हम मिलकर अपना काम करा लें। जैसे आप डीएम हो जाएं, आईएएस हो जाएं कल, तो आपका कोई खास होगा, आपसे तो वो मिल नहीं पाएगा, आपके खास को पकड़ लेगा। सर कि आप बहुत खास है, आपको खूब गिफ्ट, बढ़िया बढ़िया चीजें, रसमलाई, जो भी आप खाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो,
2-4 दिन आपकी खूब सेवा करेगा। आप बोल देंगे नहीं अभी मुझे जो फ्रांस जाना है, ठीक है चले जाइए, पेरिस घुमाइए, क्योंकि आपसे रोज साहब मिलते हैं इसलिए वो कर रहा है, आपकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए किया जा रहा है कि आपसे ही वो काम होना है। जो विशेष लोग होते हैं किसी के, उन्हीं को लोग ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। अधिकारियों की पत्नियां हैं, आप उठा के देख लीजिए, अधिकारियों के जो पति हैं, आज के समय तो पति भी आ गए हैं भूमिका में, पहले पत्नियां भूमिका में थी, आज तो पति भी हैं। आपने कल या परसों के न्यूज़पेपर में वैसे ही देखा था कि 42% अभी आईएएस इस बार वाले में जो लड़कियां ही हैं। तो ठीक है, अच्छा है, और उसको बढ़ाना है हमें। तो जो पति हैं उनको लोग प्रोत्साहन देंगे, ये समस्या है। अब यहां क्या है, ठीक है कि राधा को मान रहे हैं, राधा की भक्ति करेंगे, और अगर आप देखेंगे तो राधा की जब भक्ति करेंगे वहां भी प्रेम और श्रृंगार दो चीजें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देगा? प्रेम प्लस श्रृंगार, ये दो चीजें दिखाई देंगी। अगर आप देखेंगे तो जो बिहारी सतसई है, जो उनकी रचना अभी आपने लिखा था, उसका पहला पद ही लिखा है राधा के ऊपर। जो बिहारी सतसई में पहला पद जो बिहारी दास ने लिखा है, सबसे पहले राधा की स्तुति की है। क्या कहा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अभी इसका अर्थ बताऊंगा। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, है ना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत हुई। जातन की, जातन की झाई पड़त श्याम हरित, श्याम हरित दुति होई। समझिए, ये बिहारी सतसई का पहला पद है, ये बिहारी सतसई का पहला पद है, जहां प्रार्थना है प्रिय राधा रानी से। क्या प्रार्थना है? मेरी भव बाधा हरो, हे राधा रानी जो बाधा है पहले वो हर लो। राधा नागरी सोई, वो राधा कहां रहती है? शहर में। कहां रहती है? राधा नागरी सोई। क्या राधा जी शहर में रहती हैं कि वृंदावन में रहती हैं? अब ये क्या मामला है? बिहारी है शहर के कवि, शहर का कवि जो है, आज भी शहर में आप आ गए, शहर में एक ही चीज की बात होती है, यहां कोई रिलेशन नहीं। यहां रिलेशन कैसा? देना और लेना, और कुछ नहीं है। यहां जो कुछ है वो है आपके जो गांव में कुछ है, थोड़ा बहुत प्रेम है, लगाव है। शहर में तो कुछ बचा ही नहीं है, भावनाएं शून्य है। वैसे ही जैसे छोटी छोटी खिड़कियां हैं, वैसे छोटे छोटे लोगों के दिल हैं। न कोई किसी को 1 रुपए दे सकता है, न ले सकता है। मैं तो लूंगा भी नहीं किसी का और दूंगा भी नहीं किसी को। अच्छा, ठीक है, ऐसा यूरोप में भी होता है, हम भी वही कर रहे हैं। अब यहां देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जो नगर में निवास करने वाली राधा जी आप जो रहती हैं, वो मेरी बाधा को हर लीजिए। फिर क्या है? जातन की झाई पड़त, जिनकी तन की परछाई पड़ते ही श्याम कैसे हैं? सावले हैं। उनका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। श्याम हरित दुत हुई, हरे रंग के श्याम दिखने लगते हैं, परछाई पड़ते। वो राधा इतनी गोरी, इतनी सुंदर। राधा का जब जन्म हुआ जो श्री भान जी के यहाँ, जिनके यहाँ, तो ऐसी मान्यता है कि राधा के जन्म के बाद वहां पर लोगों के देखने की भीड़ लग गई। इतनी सुंदर राधा, राधा की वैसी सुंदरता बहुत रही होगी, इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी पूछ लिया जो सूरदास के यहाँ। जैसे कृष्ण देखते हैं तो क्या बोलते हैं?
कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज की खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम देखते ही पूछे कौन हो तुम गोरी, वैसे पूछते नहीं है वो, ये पूछ ही लिया। और ये बोला कि आया जाए करो थोड़ा मिलने के लिए। उसके बाद ही तो आगे बढ़ी प्रेम कहानी। इसीलिए जो सूरदास के यहाँ प्रेम है परिचय से है। हाय हाय करते प्रेम नहीं हुआ, आता ना शब्द हाय हाय करते प्रेम हो जाए, वो प्रेम नहीं है सूर का। और यहाँ क्या है, इनकी जो राधाएं अच्छी हैं लेकिन शहर में रहती हैं, ये बात है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद और भी के ऐसे जो पद हैं जहां पर बिहारी ये कहते हैं कि हमें जो कृष्ण के प्रेम में डूब जाना चाहिए, और अगर यही हमारे जीवन का सार है, कहते हैं या अनुराग की चित्त की, या अनुरागी चित्त की। एक उदाहरण लिखिए, या अनुरागी चित्त की। या अनुरागी चित्त की, जो गति समझे नहीं कोई, जो गति समझे, गति समझे नहीं कोई। ठीक है, या अनुरागी चित्त की, जो गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े, या अनुराग की चित्त की, जो गति समझे, गति समझे नहीं कोई। ठीक है, इसको समझ लेना, नहीं कोई। फिर है क्या, ज्यों ज्यों बूढ़े, हाँ बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्जवल होए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं बिहारी दास, या अनुराग की चित्त की, ये अनुरागी चित्त है, इसकी गति कोई समझ नहीं सकता। ये कभी कुछ कराता है, ये कुछ कराता है, कभी कुछ कराता है। फिर कहते हैं इसकी गति को हम कैसे रोक सकते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम श्याम के रंग में डूब जाएं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। हमारा चित्त कैसा है, काला है। कैसा है, काला, ब्लैक। ये कैसे गोरा होगा, जब काले सावरे को अगर आपने अपने हृदय में बिठाया तो वैसे ही गोरा होता चला जाएगा। वो तो काले हैं लेकिन आपकी काली मां को खींच लेंगे। काले भी नहीं है, कैसे हैं, सावले हैं। तो सावला रंग क्या होता है, पक्का रंग होता है। जो कच्चा रंग कौन सा होता है, गोरा नहीं। तो यहां समझने की बात यही है कि जो बिहारी यही कह रहे हैं, या अनुरागी चित्त की गति जो समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इतनी बातें सुनने के बाद तो लगता है वास्तव में बिहारी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं ये? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो उन्होंने इतना सब कुछ कहा है उसके लिए एक बार कह रहे हैं कि देखो मेरे हृदय में तो ये हो नहीं रहा, लेकिन मैं कहता हूँ हे कृष्ण भगवान, मेरे तुम चित्त में आ जाओ, मैं धीरे धीरे अपनी काली माँ को समाप्त कर लूं, क्योंकि राजाओं को इतना सुनाते सुनाते मेरा दिमाग खुद ही खराब हो गया है। ये भक्ति इसलिए कर रहे हैं। आदमी भक्ति करता है आखिरी में, लोग कहते हैं जिंदगी भर करो जो गटर मस्ती, आखिरी में कर लो भक्ति। तो जिंदगी भर किया आपने जो तेरी टोपी मेरे सर, उसका चुराया इसका खाया, और आखिरी में चल गए हम हरिद्वार। यार अब तीर्थ करना जरूरी होगा, अब तो आने का, ऊपर जाने का टाइम आ गया। ऐसे कुछ नहीं होगा। कबीर इस पे बहुत नाराज होते हैं। कबीर कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरि मिले। तो भाई हर व्यक्ति अपना मूड जो वैसे ही मुड़ा ले, और अगर मूड मुड़ाने से
जो लोग हैं वो बैकुंठ नहीं जाने वाले। जो भेड़ न बैकुंठ जाए, भेड़ लोग बैकुंठ नहीं जाते। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा नहीं तो जहां देखेंगे वैसे, जैसे आप है वैसा ही दिखेगा आपको। अधिकतर लोग इसी में पागल है, उनकी दृष्टि खराब है, फिर खुद ही पागल होके घूम रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा कैसे लगेगा, तुम खुद ही मरे जा रहे हो। तो लिखिए 2-3 बातें थोड़ा बिहारी पे। सबसे पहले हेडिंग बनाइए, जो बिहारी की कविताओं में श्रृंगार पक्ष। 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे जो बिहारी की सामाजिक चेतना पर। बिहारी की सामाजिक चेतना। बिहारी बहुत आसान से कवि हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग क्या बनाएंगे, जो बिहारी के कवि, जो कविताओं में श्रृंगार पक्ष। बिहारी की कविताओं में श्रृंगार पक्ष। इसमें लिखिए पहला पॉइंट कि बिहारी दास, पहला पॉइंट बनाइए, बिहारी दास श्रृंगार के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके अधिकांश छंदों में श्रृंगार के ही संयोग और वियोग पक्षों को रखा गया है। इनके अधिकांश छंदों में ही श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों को रखा गया है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, इनके यहां देह की केंद्रीय भूमिका है। इनके यहां देह की केंद्रीय भूमिका है। रीति काल के सामंती माहौल में, रीति काल के सामंती माहौल में ऐसे ही श्रृंगार की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। ऐसे ही श्रृंगार की परिस्थितियां दिखाई देती हैं जहां देह की चमक ही दरबार के लोगों को आनंदित करती थी। इसीलिए बिहारी दास की कविताओं में, इसीलिए बिहारी दास की कविताओं में ऐसे उपमान, बिहारी दास की कविताओं में ऐसे उपमान बार बार आते हैं, ऐसे उपमान बार बार आते हैं जहां नायिका के शरीर के चमक धमक का, नायिका के शरीर के चमक धमक का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिखता है। नायिका के शरीर की चमक धमक का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिखता है।
उदाहरण, अंग अंग नग जगमग, लिख दीजिए भाई उदाहरण, अंग अंग, अंग अंग नग जगमगती, अंग अंग नग जगमती, क्या है? जगमगती, जगमगती, अंग अंग नग जगमगती, जगमगती, दीप सिखासी देह, दीप सिखा सी देह। आज के अगर आप जितने भी जो प्रचार हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें यही देखेंगे, इसी को दिखाया जाता है, दीप सिखासी दे। फिर दिया जो जो बुझाए हवे रहो, कि दिया बुझाए हवे रहो, दिया बुझाए हवे रहो, जो बड़ो उजेरो गेह, बड़ो उजेरो गेह, जो बड़ो उजेरो गेह। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी नायिका है तो उसके रहने पर आपको दीपक भी जलाने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, इनके श्रृंगार वर्णन में, अगला पॉइंट, इनके श्रृंगार वर्णन में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी दिखाई देती है कि वह अनुभाव केंद्रित है, कि वह अनुभाव केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है, वह अनुभाव केंद्रित है। अनुभाव रस सिद्धांत का एक रूप है। इसका आशय है जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे ही अनुभाव कहते हैं। जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे ही अनुभाव कहते हैं। इसके दो रूप हैं, इसके दो रूप हैं। पहला आंगिक वाचिक, आंगिक मतलब जो शारीरिक चेष्टाएं, पहला जो शारीरिक चेष्टाएं, ऐसे लिख दो, पहला शारीरिक चेष्टाएं, दूसरा वाणी के द्वारा, और तीसरा वेशभूषा के द्वारा। अनुभवों का दूसरा रूप सात्विक अनुभव है। अनुभवों का दूसरा रूप सात्विक अनुभव है ना, सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव
है ना। इसके लिए एक शब्द आता है जो यंतज अनुभाव, इसके लिए एक शब्द आता है अंत्यज, अंत्यज, अंत्यनज अनुभाव। लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है, केवल इतना ही रखिए कि इसके दो रूप हैं। इस रूप में ये तीन बातें आती हैं, इसमें एक बात आती है, इसीलिए दो रूप बताएं। यहां पर जो यंतज अनुभाव और यहां पर अनियंतज अनुभाव, इसके अंतर्गत आता क्या है? सात्विक अनुभाव। अभी आपने लिखा कि दो अनुभाव हैं, ठीक। एक अनुभाव क्या है? जो शारीरिक चेष्टा, फिर बोलकर और वेशभूषा को देखकर। फिर दूसरा अनुभव क्या है? सात्विक अनुभव। बस आगे लिखिए। अनुभवों का दूसरा रूप सात्विक अनुभव का है। इस स्थान पर नायक किसी के बारे में सुनकर इतना खो जाता है, इस अनुभव में नायक किसी के बारे में सुनकर इतना खो जाता है कि उसे अपना भी बोध नहीं रहता। इसके प्रमुख उदाहरण अश्रु, इसके प्रमुख उदाहरण अश्रु आना, मूर्छा या बेहोश हो जाना, नहीं, मूर्छा, मूर्छा ऐसे लिखते हैं, मूर्छा, मूर्छा, अश्रु, जड़ता, पसीना आना, नहीं आने लगता पसीना, ये सारे हैं। अगर ऐसा कभी हो तो समझ लीजिए कि आप सात्विक अनुभव से आप प्रेरित हो चुके हैं और फिर ऐसा ही जीवन में होने वाला है, ठीक। कुछ लोग बहुत जो प्रसन्न चल रहे, नहीं एकदम सही चल रही क्लास, मजा ही आ गया, ठीक है। जब आंसर लिख पाएंगे तब पता चलेगा, अभी तो ठीक है, अभी तो आनंद आता ही है। हाँ, एक दिन सबको आना है, सही देखिए, भी सही कह रहे हैं। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय की कविताओं की सबसे बड़ी चुनौती, इस समय की कविताओं की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में मुक्तक रचना के माध्यम से, कम से कम शब्दों में मुक्तक रचना के माध्यम से सुनने वालों को कैसे प्रसन्न किया जाए, सुनने वालों को कैसे प्रसन्न किया जाए। इसीलिए बिहारी दास कैसे प्रसन्न किया जाए, इसीलिए बिहारी दास सिर्फ मुक्तक में लिखते हैं, उसमें भी सबसे छोटे छंद दोहे का ही चयन करते हैं, उसमें भी सबसे छोटे छंद दोहे का ही चयन करते हैं। इसका मतलब छंद दोहा सबसे छोटा होता है मुक्तक में, उसमें भी सबसे छोटे छंद दोहे का ही चयन करते हैं। इसीलिए इनके छंदों में अनुभावों की सघनता मिलती है, इसीलिए इनके छंदों में अनुभावों की सघनता, मतलब कसे हुए भाव हैं एकदम, अनुभावों की सघनता मिलती है।
उदाहरण के लिए इस छंद को देख सकते हैं जहां पर, उदाहरण के लिए लिखते जाओ, उदाहरण के लिए इस छंद को देख सकते हैं जहां पर 7 शब्द हैं और सातों के द्वारा एक एक अनुभाव को दिखाया गया है। जहां पर 7 शब्द हैं और सातों के द्वारा एक एक अनुभाव को दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, देखिए जो यहां पे आपको 7 शब्द दिखाई देंगे। कौन से भैया? पहला क्या है? कहत, फिर रीझत, फिर मिलत, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द 7 अनुभव। क्या बात है, शानदार कवि है भाई, सामान्य कवि नहीं है ये। फिल्मों में होते तो आज मतलब पता नहीं कहां चले गए होते, जो सुपरस्टार वाले से ऊपर पहुंचे होते ये बिहारी। ऐसे ही लोगों की जरूरत है फिल्मों की दुनिया में, चकमक पैदा कर दे। चकमक पत्थर देखा जिससे आग का आविष्कार हुआ था, वही होता है। ऐसे लोग आग लगा देते हैं। कहत नटत, अभी सोचिए ये पद उस समय का है जब कोई ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, वहां पे शोक सभा है, नायक और नायिका वहीं पे मिल रहे हैं, सब सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन नायक वहां पहुंच गया है, अब चूंकि बोल नहीं सकते। उसी समय का संदर्भ है, आप सोचिए। फिर क्या है? भरे भवन में करत है, लिख दीजिए, भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत हैं। कैसे बात? नैननु ही सो बात, नैनु नैननु ही सो बात, आंखों से ही बात कर लिया। ये है बिहारी के अनुभव, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और नायिका समझ गई। तो ये खास तरीका है बिहारी के पास। हाँ, आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाए तो और थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर नायिका भी कितना ही समझ पाएगी नैनो से बात। अगला पॉइंट बनाइए, अनुभवों की सघनता के कारण, अनुभवों की सघनता के कारण इनका यह वर्णन, अनुभवों की सघनता के कारण इनका यह वर्णन बेहद बिंबात्मक, इनका यह वर्णन बेहद बिंबात्मक और सजीव बन गया है, सजीव बन गया है। चूंकि अनुभवों का संबंध चूंकि का प्रयोग आज आपने किया नहीं, ये जोड़ने वाला शब्द है चूंकि, यद्यपि, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द को जोड़ते हैं। चूंकि अनुभवों का संबंध नायक नायिका की चेष्टाओं से है, और यदि स्वाभाविक चेष्टाएं होंगी तो चित्र तो बनेगा ही। अगर स्वाभाविक चेष्टाएं होंगी तो बिंब तो बनेगा ही।
बिंब या चित्र तो बनेगा ही। चित्र भाषा में बिहारी दास को ऐसी महारत हासिल है, चित्र भाषा में बिहारी दास को ऐसी महारत हासिल है कि उनके किसी भी छंद को पढ़ते समय, उनके किसी भी छंद को पढ़ते समय फिल्म देखने का अनुभव होता है। उनके किसी भी छंद को पढ़ते समय, फिल्म मतलब चलचित्र, फिल्म देखने का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए इस पद को देख सकते हैं। कौन सा पद? जहां नायिका राधा नायक कृष्ण की बांसुरी को जो छिपा लेते हैं, वो छिपा लेती हैं। उसके बाद कृष्ण अपनी बांसुरी मांगते हैं कि हमारी बांसुरी दो, तो राधा ने कहा नहीं देंगे। तो फिर कृष्ण मांगा नहीं दो, कह नहीं, नोक झोंक हो गई, कृष्ण ने अपनी बांसुरी छीन लिया। यही नोक झोंक जो है बिहारी अपने पदों में अभी रखेंगे। लिखिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की। लोग अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं तो 3-4 घंटे बात कर देते हैं बतरस के कारण, फिर भूल जाते हैं, याद भी कुछ और है, तब याद आता है 3-4 घंटा निकल गया, अभी तो बतरस खत्म ही नहीं हुई। नहीं, बतरस लालच लाल की, मुरली अंधारी लुकाए। राधा ने कहा यार तुम बात ही नहीं कर रहे हो आजकल, जब हो रहा है तब तुम मुरली से ही बात करते रहते हो, उसी को बजाते रहते हो। फिर सौंह करे। फिर राधा ने कहा कि ऐसा है कि मैंने नहीं लिया। सौंह करे, मैं कसम खाती हूं मैंने नहीं लिया, मेरे पास मुरली नहीं है, मुरली होगी कहीं। सौंह करे। फिर भौहन हंसे, फिर हंस रही है राधा, हंस रही है, क्या करना है, अब खोजो अपनी मुरली। भौहनु हंसे, भौहनु हंसे। हंसते समय आप जानते हैं कि भौएं भी हंस देती हैं, ये हैं बिहारी। ये कह रहे हैं भौहन हंसे, दैन कहे, और जो बार बार कह रही हैं, दैन कहे नहीं लिया, दैन कहे मेरे पास नहीं है, अपनी मुरली ढूंढते रहो। दैन कहे नट जाए, और जो नटखट कृष्ण हैं वो कह रहे हैं दे दो मुरली तभी आज बात बनेगी, नट जाए। और ये बोल रही है कि यहां से जाओ, मेरे पास नहीं है मुरली, नट जाए। ठीक है, फिर वो वाला हिंडोले वाला भी लिख दीजिए, जहां नायिका हिंडोले मारती है, हवा चलती है हिंडोले मारना लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट एक बार लिखिए, फिर इनका श्रृंगार पर खत्म। इनके यहां अगला पॉइंट, इनके यहां श्रृंगार प्रसंग में वियोग का भी जो गहरा महत्व दिखाया गया है, इनके यहां श्रृंगार प्रसंग में वियोग का भी गहरा महत्व दिखाया गया है। हमें यह ध्यान रखना होगा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि बिहारी दास मुख्यतः संयोग के ही कवि हैं। जहां मिलने की बात होगी वहीं बिहारी बोलते हैं। बिहारी दास मुख्यतः संयोग के ही कवि हैं, क्योंकि दरबारी माहौल में वियोग वर्णन खारिज किया जाता है। दरबारी माहौल में वियोग वर्णन खारिज किया जाता है। तब भी
कहीं कहीं इन्होंने वियोग का वर्णन किया है। लेकिन इनके वियोग वर्णन में चमत्कार अधिक दिखाई देता है, भावनाओं की गहराई बहुत कम दिखाई देती है। किंतु इनके वियोग वर्णन में चमत्कार अधिक दिखाई देता है, भावनाओं की गहराई कम दिखाई देती है। उदाहरण के लिए इन्होंने एक नायिका का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए बिहारी दास ने एक नायिका का वर्णन किया है जो वियोग में इतनी कमजोर हो गई है, कि जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। मतलब हवा चलने से पहले, हवा चलेगी तो क्या ही होगा, आंधी आ जाएगी। जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो आगे बढ़ जाती है। बताइए इतनी कमजोरी किसी को हो सकती है? जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे, जब लेती है तो 6-7 हाथ आगे। तो झूला झूल नहीं रही होगी फिर? क्यों भाई, कोई बोल नहीं रहा। झूला झूल रही है ये पूरी तरह से। उदाहरण, इत आवत उत चली जात उत, इत आवत चली जात उत, इत आवत चली जात उत, चली जात उत, इत आवत चली जात उत। जो गति समझे। उसके बाद क्या है? चली 6-7 हाथ, चली 6-7 हाथ। बस इतना ही याद कर लो, बहुत है। इससे ज्यादा फिर क्या ही याद करोगे नायिका के बारे में। इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ। सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे, जब छोड़ती है तो झूला झूलने का आनंद आ रहा है इसको, लेकिन कमजोर बहुत हो चुकी है। इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ। चढ़ी हिंडोरे सी रहे। अगली लाइन में लिखना चाहो लिख दो, चढ़ी हिंडोरे सी रहे। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, चढ़ी हिंडोरे सी रहे। फिर जो लगी उसासनी साथ, लगी उसासनी साथ। बड़ी खतरनाक नायिका है भाई। खाना पीना छोड़ चुकी है, हवा चलने से पहले ये स्थिति, अगर आंधी या हल्की तेज हवा आ जाए तो क्या ही होगा। तो ये स्थिति काफी गड़बड़ दिखाई दे रही है नायिका की। ऐसा नायक भी दिखाई दिया है रत्न सेन, उसकी भी हालत ऐसे ही है। ये कोई समस्या नहीं है, नायक नायिका की ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। ठीक है, इतना वजन घट जाए तो लोग इतना अपना जो पैसा खर्च करते हैं वजन घटाने में, टहलने जाते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, जो बिहारी की सामाजिक चेतना। वैसे सामाजिक चेतना मिलेगी नहीं इनमें, लेकिन फिर भी बना लीजिए। क्या मिलेगी बिहारी में सामाजिक चेतना? लगता है आपको ये ऐसे व्यक्ति हैं सामाजिक? ये इनको दरबार में केवल जो है उत्साह दिखाना है।
फिर बिहारी की सामाजिक चेतना। अरे यार, ऐसा प्रेम अगर हो जाए तो फिर धरती में आग न लग जाएगी? कहां किस प्रेम की तुम बात कर रहे हो? तुमसे ऐसे उत्तर की आशा नहीं है भाई। कोई कहे कि ऐसा व्यक्ति तो बात समझ में आए। इनका प्रेम कैसा है? देह मूलक प्रेम है। हाँ, ये मान लिया कि इस दुनिया में अधिकतर प्रेम ऐसा ही है, ये भी मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कही जा सकती। एक व्यक्ति आरोपी बना, उसी को बना रहने दीजिए। आप क्यों अपने ऊपर जो खून का भार लेते हैं? नहीं आजम, है कि नहीं? सामाजिक चेतना, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर खूब चर्चा किया है कि बिहारी में सामाजिक चेतना जो न के बराबर है। सौंदर्य दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे चमत्कार पैदा हो और दरबार में बैठे लोग हाथ उठाकर खड़े हो जाएं, जय हो बिहारी, जय हो बिहारी। वो वाला उनका भाव है कि लोग मेरा पद सुने और इस तरह से आनंदित हों, कहीं आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया जो आप कर गए हो। लोग जीवन से बहुत बेपरवाह हैं। नहीं कहते कि मुझे तो कोई जो बेफिक्री है, आज के समय में ऐसे ऐसे खूब गाने चलते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तो उनके लिए बिहारी बहुत पसंदीदा है। हमें क्या दुनिया की परवाह है? परवाह है? नहीं परवाह। वही बात बिहारी कह रहे हैं कि इनके बारे में लोग कहते हैं कि जो इनकी कविताएं हैं वो बेपरवाही की बात करती हैं। इनको केवल एक ही लत है, एक ही नशा है कि अपने दरबार में जाना, राजा को मदहोश कर देना और दरबारियों को भी थोड़ा सा स्वीट पॉइजन पिला देना कि वो भी मस्त, राजा भी मस्त। और उसके बाद नहीं, एक गाना है कि 6 बज गए हैं और जो सूरज हुआ अस्त, जो सरदार जी हुए मस्त, ऐसे कुछ गाना है। बहुत सारे गाने में सुनता रहता हूँ बीच बीच में, तो उसमें आते हैं तो मुझे लगता है फिर बिहारी वाला ही कॉन्सेप्ट है वहाँ, कि 6 बजे के बाद ही लोगों की रात हो जाती है, फिर उसके बाद जाम पे जाम, फिर उनको कुछ याद नहीं है कि दुनिया में क्या ही हो रहा है। और बिहारी के राजा भी वैसे हैं और दरबारी भी वैसे। अब यहाँ समझिए, इनका लोक जीवन बिल्कुल जो लापरवाही से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कविताओं में इनके समाज का परिचय भी है, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, इनके समाज में ही ऐसा चल रहा था। आज के समय के जो फिल्में हैं, जो गाने हैं, वो लिखने वाले की गलती नहीं है। आप वही देखना पसंद करते हो। अगर आप देखना ना पसंद करते तो फिल्में, वो गाने OTT प्लेटफॉर्म पे हिट ना होते। आप देखना चाहते हो मिर्जापुर, नहीं, आप देखना चाहते हो वजीर, आप देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो वही तो देखते हो। कुछ चीजें अकेले में देखना चाहते हो, कुछ चीजें सबके साथ देखना चाहते हो। अगर देखना ना चाहे व्यक्ति तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। जो बिहारी क्या दिखा रहे हैं, जो दरबार देखना चाहता है, उनको पता है कि मैं ऐसी चीज नहीं बेच पाऊंगा जो नहीं देखी जा सकती, है कि नहीं? इसी बात पर अगर आप देखें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके यहां समाज भी है। हाँ, इनकी एक बात ये भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके यहाँ राजनीतिक चेतना भी है। इन्होंने अपने राजा को जो जगाने का भी प्रयास किया है। अब ठीक है, कभी कभी कर दिया होगा, जब देखा होगा कि राजा जो है हमारा हमेशा इधर उधर की बातों में ही लगा रहता है, तो ये कहते हैं कि अपने राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण तो खूब प्रशंसा करते हैं, और इनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि अपनी वाहवाही के लिए, जो धन बटोरने के लिए इन्होंने ऐसी कविताएं रची हैं। लेकिन बात यह है कि अपने राजा के पास जो बिहारी अपने आप को गिरवी नहीं रखते। मतलब गिरवी नहीं रखने का मतलब यह है कि ठीक है, सोने का सिक्का तो उठा ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजा जी आऊंगा कल ही, आज हो गई कविता, अब जाने दो। एक इसका उदाहरण लोग रखते हैं, उन्होंने कहा कि राजा की कमियों पर भी बिहारी ने कहीं कहीं बोला है। और एक बार उन्हें जो जयपुर
जब वो गए जहां उनका राजा रहता था, जो बिहारी जिनके आश्रित कवि थे, वो राजा जयपुर थे। आप सुनिए जयपुर के राजा के बारे में, राजाओं की स्थिति। राजा जो थे जयपुर, उनके पास गए, और राजा जो है उसकी उम्र थी लगभग जो 50 के आसपास, जो नायिका है वो भी 12-13 साल की है, उसके प्यार में उलझा हुआ राजा। तो बिहारी दास ने कहा, ऐसा है राजा, अब तुम्हारा ये सब जो काम है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है। तुम अपने राज्य के कार्य से बिल्कुल अलग चल रहे हो, विमुख हो राज्य के कार्य से। इस स्थिति का जो समाधान, फिर बिहारी ने कहा, मैं आपके दरबार में अभी नहीं आऊंगा। 2 लाइन लिखी और कहा कि जो जयपुर के राजा, उनको ले जाके दे दो। क्या लाइन लिखी? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा, न तुम कहां पीछे पड़े हो, नहीं पराग है, न वहां कोई मधु है, नहीं उसका विकास है। वो बच्ची है, उससे तुम विवाह करने के चक्कर में पड़े हो। अली कली ही सो क्यों बंधे, उसके चक्कर में तुम क्यों बंधे हो। और अगर तुमने इस पे नहीं सोचा तो आगे कौन हवाल, ये भी सोच लेना, तुम्हारा आगे क्या स्थिति होगी इसकी बात। इस पे लोग कहते हैं कि जो बिहारी को थोड़ा सा एक दृष्टि आई, उन्होंने कहा यार सब गलत हो रहा है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति खराब ही नहीं होता है, उसके अंदर भी हम सब मानव हैं। कोई अच्छा हो सकता है, कोई थोड़ा बुरा हो सकता है, कोई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई सुपर मानव हो सकता है, लेकिन है मानव। जो कृष्ण का भी जन्म ऐसे ही हुआ था जैसे हमारा आपका है, लेकिन वो महामानव क्यों है? धैर्य बहुत है, इतना पेशेंस है कि आप एक दिन नहीं रख पाएंगे। उनका खुद का भाई जो बुआ का लड़का शिशुपाल 100 गाली देता है, इतने बड़े महारथी को, कृष्ण को 100 गाली तक कृष्ण माफ करते हैं। और बुआ से बोला था कि 101वीं गाली पर ये नहीं बचेगा, इसको समझा देना। नहीं माने शिशुपाल, 101वीं गाली भी दे दिया। क्या बहुत गाली दिया, पता नहीं कुछ तो नहीं कर पाता, दिया 101वीं गाली, गर्दन कट गई। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते, न अति बोलना, न अति हंसना, न अति किसी चीज की। अति तो कभी चली नहीं दुनिया में। अति जिसने किया कि मैं हम ही हैं जो हैं, तो काम खत्म दुनिया में उसका। अति सर्वत्र वर्जते, अति की हमेशा वर्जना है। अत्यधिक सुंदर हो जाइए फिर देखिए कितनी समस्या है, उसके लिए उतनी ही सिक्योरिटी चाहिए, उतनी ही व्यवस्थाएं चाहिए। अति पैसा हो जाए तो अगले दिन आपकी जान चली जाएगी। पैसा हो तो अमेरिका जैसी शक्ति हो, नहीं पैसा हो तो बिना शक्ति के पैसा रख पाएंगे क्या आपको लगता है? फॉर्च्यूनर से जा रहे हो तब भी छीन ली जाएगी, फॉर्च्यूनर नहीं छीन ली जाएगी। 2 बार बस खाली आपके बारे में पता चलेंगे वह कुछ नहीं है, ले लेंगे लोग सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है वीर भोगे वसुंधरा, साहसी जीवन ही जीवन है। साहस है वही व्यक्ति जीवन जी सकता है, कायरों की वैसी भी दुनिया नहीं है। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास साहस है, वीरता है। पैसे से अगर दुनिया में आगे बढ़ा गया होता तो दुनिया के जितने व्यापारी वही शासन कर रहे होते। व्यापारी भी डरते रहते हैं। पैसा हिम्मत नहीं दे सकता, हिम्मत तो कुछ लोग के पास होती है और वो धीरे धीरे आती है, और वो भी धीरे धीरे संघर्ष करते करते आती है। नहीं तो बिहारी दास ने ये अच्छा किया। इसके अलावा और क्या है? इनके राजा कौन थे पता है? जय सिंह। कौन थे? जिनके नाम पे जयपुर बसा है। तो जय सिंह, राजाओं की इनकी गलती नहीं है, हर राजा की यही कहानी है। चाहे बनारस राजा हो, चाहे फलाने राजा हो, राजा का मतलब ये है कि वो इसी टाइप का होगा। हमको पहले बड़ा आकर्षण था जो राजाओं को, जो हम देखते थे, हम जब बचपन में बहुत छोटे थे तो उस समय हमारे यहाँ बनारस राजा हुआ करते थे, जो विभूति नारायण सिंह, वो सोने की मुकुट लगा के आते थे। तो हम लोग छोटे थे तो देखते थे। हमारा सरकारी जो घर था
वही रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला होती, जो विश्व की प्रसिद्ध रामलीला है। रामनगर बनारस में एक जगह है, वहां पे रामलीला होती है। और केवल भारत की ही नहीं प्रसिद्ध रामलीला, विश्व की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रामलीला है। वहां पर जो राम सीता बनते हैं उनका विवाह होता है। वहां पर जो राम सीता होते हैं उनका हर जितना भी राजा ही कन्यादान करता है। जो वहां पे सीता बनती, वहां पे जो कुछ होता है सब लाइव होता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे आप आए एक्टिंग करके चले गए, ये सब नहीं होता वहां। और लोग वहां रामचरितमानस लेकर बैठ के अपना पाठ करते रहते हैं, वहां मंचन होता रहता है। उस चीज में जो राजा आता है हर बार, अब तो वो राजा रहे नहीं, ये मैं आपको काफी पहले की बात बता रहा हूं। सब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, हमने राजा को देखा, राजा कैसा होता है, सोने की टोपी कैसे लगाता है और क्या होता है उसका माहौल। लेकिन आरोप भी है, उन्हीं का लड़का एक है अभी, युवराज अनंत नारायण सिंह। आप उनसे मिल ही नहीं सकते, नशे में तो सोने के हौदे हैं, पैसा पानी, सोने के हौदे में पानी भरा हुआ है, ये स्थिति है। क्या होगा? नशा नहीं करेगा, जिसके पास है तो वही तो करेगा, जिसके पास नहीं है वो कहां करेगा। तो राज परिवारों की बड़ी हालत खराब है। राजकुमारी राजकुमार तुरंत मार दिए जाते थे। अभी तो आप अच्छा है कि राजकुमार नहीं जन्मे, सामान्य जन्मे हैं, क्योंकि राजकुमारियां भी ये सोचती है कि सामान्य होते तो कम से कम गोलगप्पा खाते जाके, नहीं उसके बाद ये लोगों लगे नहीं। तो यहां समझने की बात यह है कि राजा जय सिंह को यहां पर बिहारी ने समझाया और ये भी कहा कि आप जो मुगलों के साथ बहुत अच्छा संबंध रख रहे हो उससे भी बिहारी बहुत नाराज है। वो कहते हैं कि आपने अपनी अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया है, आपने समझौता क्यों किया, और आपके वजह से ही जो मुगलों ने आसपास के राजाओं को, सामंतों को मारा है, जो राजपूतों के आसपास के इलाके थे, क्योंकि आप मुगलों से मिल गए। इसीलिए आप देखेंगे राजस्थान में जो जयपुर आमेर राजघराना, उसको बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। राजघरानों में भी आमेर के राजघराने को बहुत ज्यादा अच्छी रियासतों में नहीं रखा जाता है। जो रियासतें कौन सी अच्छी मानी गई हैं? मेवाड़, वहां जाएंगे वहां पे वो लोग अलग है, मारवाड़, ये सब रियासतें अच्छी मानी गई। और जो मुगलों से, अंग्रेजों से जो मिल गए, उन रियासतों को बहुत अच्छा नहीं माना गया। ये कहा गया अपनी अस्मिता के साथ आपने धोखा किया। और जो बिहारी दास हैं वो ये कहते हैं कि अपने आसपास के राजाओं को आपने मरवाया केवल मुगलों को खुश रखने के लिए, और ये नैतिक दृष्टि से अनुचित है। जय सिंह अपने राजा को बोल रहे हैं, एक जगह आता भी है, स्वार्थ सुकृत नश्रमु वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पक्षिन न मारी। यहां पे कह रहे हैं कि जो अपने स्वार्थ के कारण, स्वार्थ जो सुकृत न श्रमु वृथा, अपने स्वार्थ के कारण क्यों तुम दूसरों को मार रहे हो। देख विहंग विचारी, इन पक्षियों को देखो, ये जो तुम्हारे आसपास के राजा हैं उनको देखकर विचार करो। एक ऐसा बाज आया हुआ है, जो मुगल क्या है, बाज है, बाज पराए पानी परे, तुम उनके पास जाकर अपने आप को तुम वहां बैठ गए हो। और तू पक्षी न मार, तुम अपने यहाँ के जो पक्षियों को मार रहे हो बाज की सहायता से, ये गलत कर रहे हो। ये प्रतीकों में बोला है बिहारी ने। इसका मतलब कि बिहारी के अंदर कुछ सूझबूझ भी है। ठीक है, आनंदित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा इस पे भी आते हैं, इसके अलावा और क्या, एक जगह आता है कि धार्मिक पक्ष कैसा था उस समय का, जो धर्म कैसा था उस समय का, समाज कैसा था, पारिवारिक संबंध कैसे थे। आप देखेंगे कि कभी कभी बिहारी अपने दरबार से भी बाहर निकले और जो समाज की कुरीतियां थी उस पर भी बिहारी ने प्रभाव, या आप ये कह सकते हैं प्रहार किया है, चोट किया है।
वे कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में इतने आडंबर फैले हुए हैं हमारे समाज में, जो आम जनता को बहुत दुखी कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र के आडंबर क्या है? आडंबर का मतलब क्या होता है कि आपसे कोई कहे कि आप यहां पर ये काम जाके कर दो, आपका ये काम हो जाएगा। 6 नींबू काटकर उधर मत देखना, पीछे फेंक देना, या काली गाय को ढूंढ लो, हरा चारा खिलाकर काला धागा बांध देना, या रात में इतने बजे 1 बजे वहां जाकर ये कर देना। ये क्या है? आडंबर। या इस जगह मंदिर में जाना तो ये हो जाएगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजने की बात यहां है ही नहीं। आप ईश्वर को मानते हो हर जगह, ठीक है, लेकिन ये सोच लो कि तुमने हर काम गलत किया और आप उसके बाद जाकर पूछ के वो उससे मुक्त हो जाओगे, नहीं होगा। तुलसीदास ने लिखा है, कर्म गति टारे न टरी। कर्म की गति टाले नहीं टलती है। जो एक बार हो गया वो निकला हुआ बाण है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करो तो, बुरा करो तो। अच्छा करो तो नेकी में जो दरिया में डाल दो, और बुरा करो तो उसका फल लेने के लिए भी तैयार रहो। नेकी कर दरिया में डाल। और यहां नेकी करने के बाद लोग पहले सेल्फी खिंचा के पहले कहते हैं फोटो अपडेट करो, कितने लोग को भोजन कराए। अपडेट पहले नहीं था। पहले जो दान करने वाले भी अपना नाम नहीं बताते थे कि मैंने दिया। आज का समय क्या है? 11 लाख रुपए का दान किसके नाम से? ये मैडम के नाम से। उसका वैसे ही काम खत्म हो गया। जितना आपने उसका यश लिया, काम खत्म उस दान का। यश अगर आपको मिल गया किसी चीज का तो आपने उसको बैलेंस कर लिया वहीं पर। इसीलिए चोरी चोरी काम कर दीजिए, पता भी ना चले। एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले, यह है दान का नियम। दान करने से अगर आपने जो दाहिने हाथ से दिया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी को कुछ दे दिया। इस तरीके से जो देने का काम करता था कर्ण, ऐसा ही दान करता था कर्ण। कर्ण इसीलिए दानवीर कहलाता है। दान देने के बाद महसूस ना हो। कुछ लोग देने के बाद दुखी हो जाते, अरे यार क्यों दिया। अरे एक दिन वैसे ही शरीर का दान करना पड़ता है। सुंदर शरीर यहीं रह जाती है और हमें जाना पड़ता है, क्या करें। इसलिए अभी से ही छोड़ने का प्रयास। दान उतने ही मात्रा में जब हम देते हैं किसी को, उतनी ही मात्रा में अपना लगाव छोड़ते हैं इस दुनिया से। इसलिए देना भी आना चाहिए। लेने का शऊर है इस दुनिया को, देने का नहीं। अगर देने का हो जाए तो इस दुनिया में समस्या ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? और क्या है, एक उदाहरण देते हैं। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम। जप माला छापा तिलक, कि आपने जो माला जपा और छापा तिलक लगाया और कहा कि ये काम कर दूंगा, तो बिहारी कहते हैं जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा। मन तुम्हारा कच्चा है, तुम नाच रहे हो वृथा, मतलब झूठ मूठ का। साचे राचे राम। मन में अगर राम रचा और बसा है तो कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न तीर्थ न व्रत न कहीं कुछ। मन क्या है? मन ही हमारा मालिक है। कपड़ा पहन लें जो संतों जैसा और आचरण करें जो गृहस्थ से भी नीचे का, तो क्या आप संत हैं? इसीलिए कबीर ने कहा, कपड़ा रंगाया लेकिन मन न रंगाया जुगिया। और अगर मन नहीं रंगाया तो कपड़ा रंगाने से कुछ भी होगा नहीं। एक बुद्ध की कहानी है, सुनिए। बुद्ध एक बार जा रहे थे जंगल में, अपना घर छोड़ चुके थे, जा रहे थे जंगल। जंगल जाते जाते एक उनको शिकारी दिखाई दिया। लेकिन बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि वो शिकारी जो था वो साधुओं का वस्त्र पहना हुआ था, गेरुआ। फिर बुद्ध ने देखा उसने जो धनुष बाण ले रखा है।
बुद्ध ने बुलाया उसको, इधर आओ, ये क्यों कर रहे हो तुम? कि देखो, जंगल के जानवर भी साधु के कपड़े से भागते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये कपड़ा पहना है, और इसको पहने बाद आराम से शिकार कर लेता हूं। बुद्ध ने कहा, इतना बड़ा धोखा, जानवरों के साथ जो निरीह हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, ये तो मेरी राजकीय पोशाक ले लो, ये सोने की बनी हुई है, और ये कपड़ा मुझे दे दो, कपड़े को बदनाम मत करो। यहां पर आज के समय संत कहना अपने आप को बड़ा आसान है, संत बनना बड़ा कठिन काम। संत वही है जिसके संशयों का अंत हो गया है, जिसको संशय रूपी सांप नहीं काटते, क्या सही है क्या गलत है, जिसको संशय रूपी सांपों ने काटना बंद कर दिया है, वही संत है। और जो ये समझ चुका है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। नहीं तो जब संशयों का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? संत है। तो यही कह रहे हैं कि जो माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा। मन कच्चा है और तुम नाच रहे हो, साचे राचे राम। अगर असली संत है तो किसी के यहां मांगने नहीं जाएगा, लोग पहुंचेंगे वहां। कबीर कहते हैं जब फूल खिलता है तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, लोग पहुंचेंगे वहां, वो नहीं जाएगा। मीराबाई गई रैदास के पास, रैदास मीराबाई के पास नहीं आए, कबीर के पास लोग गए पूछ के, कबीर किसी के पास नहीं गए। वैसे ही वहां पे कोई जाता तो उसको ये बोलते थे मेरे पास क्यों आ गए। अच्छे लोगों की ये पहचान है, आप वहां पे जाएंगे, वो नहीं जाएगा आपके पास। लोग बुद्ध के पास आए, फिर बुद्ध को यह समझ में आया कि ये जो दुनिया दुखी है उनको समझाया जाए, तो ये बात भी समझाते हैं बिहारी। इसके अलावा और क्या बताते हैं? कहते हैं जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे परिवार, जो भारत में परिवार है, उसमें एक महिला का शोषण कैसे होता है, और हमारे जो संयुक्त परिवार की जो मर्यादाएं ऊपर से दिखती हैं और अंदर से कितनी खोखली हैं, उसके ऊपर भी ये बात कहते हैं। कहते हैं कि एक महिला जब विवाह करके जाती है किसी के घर, तो वहां पर एक देवर भी होता है। तो बिहारी ने यह बताया है कि जो होता है देवर, उसकी क्या स्थिति होती है? वो दुष्ट टाइप का होता है, लंपट टाइप का, कुदिष्टि डालने वाला भी हो जाता है देवर। इस पे भी बात कर रहे हैं जो बिहारी, कह रहे हैं कि ऐसे परिवार अधिकतर देखे गए हैं जहां पर देवर कुदिष्टि डालता है, और उस महिला से यह कहा जाता है कि तुम परिवार की मर्यादा को बना कर रखो। जैसे अगर आप देखें तो एक कहानी है बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें आनंदी नाम की महिला है। आनंदी नाम की महिला अपने देवर से पहले तो इस बात के लिए जो होती है नाराजगी, कि वो अक्सर वो बोली बोलता है कि तुम्हारे घर बहुत कुछ है, वही बोलती मेरे घर बहुत अच्छा खाने को था, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। और एक बार फिर क्या होता है, जो उसका देवर उसको मार देता है। पहले ये आसान सी, पहले तो ये होता ही था। अब जो देवर कौन है? छोटा बेटा। तो जो सास है अपने बेटे की तरफ जाएगी, अरे हो गया है, छोटी मोटी भूल तो होती जाती है। अब जो पति है उसको दबा दिया जाएगा, क्या हमको नहीं मारे थे तुम्हारे चाचा? मारे थे ना, याद है तुमको? अरे मारे थे तो अब क्या करोगी? अभी भी मरवाती रहोगी सबको। ये बात यहां पर जो बिहारी कह रहे हैं, उदाहरण क्या है? कहती न देवर की कुमति, कौन? भाभी। कहती न देवर की कुमति, कुलती कलह डराती। वो डर रही है, अंदर अंदर घुट रही है कि अब क्या करूं, ये दुष्ट है, इतना आगे पीछे आता रहता है। होता है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये लगे कि ऐसा, ये होता है। तो वो अंदर से जो डर रही है। पंजरगत मंजार ढिग, जैसे अगर आप देखें जो बिल्ली के पंजे में जैसे
चूहा फंस जाए फिर वो नहीं आगे पीछे कर पाता, वैसे ही स्थिति हो गई भाभी की। सुख लो जो सुखती जाती, और यही सोचते सोचते सुखती जा रही है, सुखती जा रही है। ये है परिवार की स्थिति। तो समाज भी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? ये स्थिति आज भी है। ये ऐसा नहीं है कि पहले था आज सब सही हो गया, दुनिया राम राज्य आ गया है। अब महिलाएं थोड़ी तेज हो गई, पहले ही दिन एक थप्पड़ लगा देती हैं देवर को, या तो पहले ही दिन क्लियर हो जाता है। अब कोई किसी को झेल नहीं पा रहा है, पति को ही नहीं झेल पा रहा है, पेशेंस लेवल ही सबका कम हो गया है, तो वो कहां पे झेले जाएंगे देवर। एक देवर लक्ष्मण भी हैं, एक देवर आज के जो बिहार में चले जाइए तो देवर अपने आप को अलग ही स्थिति में चल रहे हैं देवर। वो कहते हैं दूसरा वर, ये दूसरा वर है, पति के बाद दूसरा वर कौन सा है? देवर। दुई वर, दो वर होते हैं, एक पहला वर जिससे विवाह हुआ और जो दूसरा वर कौन है? देवर। ये है जो बिहार में कॉन्सेप्ट। और ऐसे जो विवाह भी हुए हैं कि अगर कुछ हो गया पति को तो फिर उससे विवाह कर दिया, ये भी माना गया है। तो यहां पर ये भी चीज है। इसके अलावा और क्या है? अंधविश्वासों पर भी बहुत ज्यादा प्रहार करते हैं। अंधविश्वास क्या होता है अभी बताया है। जो ज्योतिषी लोग हैं, आज के चक्कर में भी लोग खूब ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ते हैं। बाबा जी इस बार दिया था, हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया बच्चा? बड़ा प्रयास किया बाबा जी, हुआ नहीं। हम बताते क्यों नहीं हुआ। शनि वक्री है, राहु की दशा है, मंगल नीच हो गया है, बृहस्पति की उच्च दशाएं नहीं आ पा रही हैं, कैसे सही होगा? कुछ हम उपाय बताते हैं। अब चूंकि जो मरता आखिरी अटेम्प्ट है, क्या ना करता, बताया 1 लाख की रेमेडीज, ठीक है, बनवा लिया, पूरी उंगलियों रंग दिया, एक में नीलम, एक में पन्ना, एक में कुछ कुछ न कुछ हो गया, पहन लिया, उस बार दिया, अब तक मेंस तक पहुंचते, इस बार प्री ही नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? कर्म अपने ही किए स्वर्ग मिलेगा भैया, अब चाहे जो हो जाए। इंटरव्यू में मदद कर सकता है, वो इंटरव्यू में मदद कर सकता है एक बार, अगर हम ये मान भी लें, लेकिन जो प्री में आपके दिमाग को ये सब चीजें हैं, इस पर भी वो बोलते हैं। एक ज्योतिषी है, उसका उदाहरण देते हैं कि वो ज्योतिषी है, उसने अपने परिवार में कहा कि हमारी संतान हुई, उसका मैं एक योग देखता हूं। उसकी कुंडली देखने लगे, कुंडली देखते देखते अचानक रुक गए, देखते देखते पितु मारक योग है, ये संतान जो है ये तो अपने पिता को मार देगा। तो अब उन्हीं का बच्चा था, यार ये तो मार देगा, खतरनाक बच्चा है। फिर अचानक उन्होंने देखा एक नया योग बन रहा है, जारज योग। ये मेरी संतान ही नहीं है, ये संतान ही किसी और की है, इसका मतलब अवैध संबंध है। ये यहां पर इसका मतलब समाज में ये भी दिखाया है कि समाज में संबंधों के साथ साथ और भी संबंध चल रहे हैं। ऐसा समाज आज भी है। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हो रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो रहा है, खूब धड़ल्ले से हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन शहर में तो ये ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सब आराम से चल रहे हैं, जी खा रहे हैं। 6 बज गया, किटी पार्टी पे जो मैडम निकल गई वो निकल गए अपनी पार्टी पे, रात के 2 बजे मिलते हैं, फिर दोनों खाना खाया, हाँ खाना खाया, सो जाए, सो जा, बात खत्म। नहीं हो तो रहा है। फिर अचानक जो व्यक्ति है वो हर्षित हो गया, उसने कहा कि चलो मेरी जान बची। जो पिता होगा वही मरेगा, मैं तो हूं ही नहीं। ये है यहां कहानी, और ये है बिहारी दास। क्या समझ पाए? चित पितु मारक जोग गुनी भयो,
भय सुत सोग, उसको हो गया दुख, फिर हुलस्यो, फिर हर्षित हो गया। जैसे उसको पता चला कि ये तो जारद जोग है, ये संतान ही नहीं है मेरी, जो है इसका पिता वही मरेगा। ठीक है, अब पत्नी छोड़े बाद में, वो तो बात की चीज है, लेकिन ये कि अपनी जान तो बची। जोशी ने ये सोचा कि अपनी जान बची, अपनी जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो भैया ये यहां पर ये है, और कल हम लोग सामाजिक चेतना लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे सेल्फ पे। चलिए, बहुत बढ़िया।